India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ बीजेपी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उसे मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने वाले अपमानजनक या निंदनीय विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा, प्रकाशित विज्ञापन प्रथम दृष्टया अपमानजनक है। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन मामले में दी गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल अदालत ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन में तृणमूल कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ विज्ञापन जारी करने से रोकने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन अपमानित करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हम आपको इस तरह की कटुता बढ़ाने की छूट नहीं दे सकते। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया विज्ञापन अपमानजनक है। बीजेपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने पीठ द्वारा इस मामले पर विचार करने से इनकार करने के बाद मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने मामले को वापस लिया, यह मानकर खारिज कर दिया। जस्टिस जी.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए कि वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी अपना मानक बरकरार रखें और एकता अखंडता को बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह के विज्ञापन आपत्तिजनक हैं, तो हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दिया जाए। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के पास भी शिकायत की थी। कोर्ट ने कहा, आखिर चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया? क्या आदेश के बाद भी आयोग ने कोई कदम उठाया? हमें तो कुछ पता नहीं चला। टीएमसी ने 4, 5, 10 और 12 मई के विज्ञापन पर लिखित शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटवालिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। इसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी याचिका वापस ले ली। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर सभी चरणों में मतदान संपन्न कराया गया। दरअसल बीजेपी को एकल पीठ के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें बीजेपी को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में पीठ ने पूछा था कि आप इसे अगली अवकाश पीठ का रुख क्यों नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी। सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम के ड्राइंग रूम की जगह इसलिए चुनी क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं है
वो जानती थी कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह चुनी जिससे बाद में आरोप आसानी से लगाए जा सके। विभव के वकील द्वारा दी गई दलीलों के बाद स्वाति मालीवाल अदालत में रो पड़ी। सुनवाई के दौरान विभव के वकील ने कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य है और इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। विभव के वकील ने स्वाति का बयान पढ़ा। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले 24 मई को पुलिस ने विभव को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों यानी 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस आदेश से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी। वहीं विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। किसी भी चीज की मांग उचित होनी चाहिए। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। आरोपी विभव की तरफ से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा, मामले में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है, जिसकी वजह से इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में हो सकती है। आगे उन्होंने कोर्ट से कहा कि एफआईआर में 308 धारा लगाई गई है, उसमें ये देखना होगा कि यहाँ ये धारा बनती भी है या उसे ऐसे ही लगा दिया गया है। हरिहरन ने कहा, स्वाति मालीवाल ने यह नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री के बुलाने पर वहां गई थी, वो सीधे आवास में घुस गई। यह अतिक्रमण के बराबर है। इसे लेकर हमने मालीवाल के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की है। यह राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है। सीएम से अपॉइंटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया और वो जबरन अंदर घुस गई और वह प्रतीक्षा कक्ष में जा बैठी और सुरक्षा कर्मियों से विभव कुमार से बात करने को कहा। विभव के वकील ने कहा, मालीवाल बार बार विभव के बारे में पूछ रही थी। ट्रेस पास उनके द्वारा किया गया और एफआईआर हमारे खिलाफ है। यह किस तरह की जांच है? विभव के वकील ने कहा कि जिस दिन कथित घटना हुई है उस दिन शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। 3 दिन बाद दिल्ली अस्पताल के बजाय एम्स में मेडिकल कराया गया। ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील देते हुए कहा कि पीड़ित महिला की छवि बहुत अच्छी है। उसे अकेली महिला को आरोपी द्वारा मारा जा रहा है। उसे छाती और गर्दन पर मारा गया, उसे घसीटा गया, जिसके दौरान उसका सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। यह सवाल नहीं है कि क्या इससे उसकी मौत नहीं हो सकती। आप एक महिला को इस तरह से मार रहे हैं कि उसका बटन खुल गया, जबकि आरोपी का कहना है कि स्वाति वहां पहले से सोची समझी योजना के साथ गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक सवाल है कि वह मौजूदा सांसद हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। जब कोई महिला संकट में होती है तो वो स्वाति को बुलाती हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि वह विभव कुमार की छवि खराब करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत वहां गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक सांसद मुख्यमंत्री से मिलने जा रही है, लेकिन सीएम से मिलने के लिए विभव की अनुमति की आवश्यकता है। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि मिलने के लिए विभव सर की अनुमति की आवश्यकता है। उनकी तरफ से 100 या 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं किया गया? दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों के बयान है कि एक सुरक्षा कर्मी ने मुझे ले जाकर वेटिंग रूम में बैठाया। क्या यह ट्रेसपास का मामला है? सीएम कैंप ऑफिस में कोई रजिस्टर नहीं था जिसमें अपॉइंटमेंट लेने वाले लोगों का विवरण दर्ज हो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिर्फ स्वाति मालीवाल ने ही 112 पर कॉल किया। अभी तक मुख्यमंत्री आवास से कोई कॉल नहीं की गई। साथ ही जिस जगह कथित घटना हुई उसका वीडियो फुटेज गायब है। वह हिस्सा खाली है। यह किसी तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है या इसे जानबूझकर हटाया गया हो, यह भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा, विभव को पूरी जमानत अर्जी 41A CRPC के आधार पर है। अगर आपको लगता है कि यह 41A CRPC के तहत नोटिस प्रावधान का उल्लंघन था तो उचित उपाय कुछ और था, ना कि जमानत अर्जी। भारत में वैसे भी महिलाएं
यौन उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज कराने में हिचकिचाते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा, जब हमें विभव की 5 दिन की कस्टडी मिली तो उस दौरान हम मुंबई गए, जहां फोन फॉर्मेट किया गया था। जज ने पूछा कि आप फोन क्यों चाहते थे? दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा, हम यह पता करना चाहते थे कि विभव ने किसको फोन किया। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विभव प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर इस स्टेज पर जमानत दी जाती है तो वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही सुनवाई खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। याचिका में गर्मी के महीने की चिलचिलाती गर्मी में वकीलों को पारंपरिक काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में राज्य बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए प्रमुख गर्मी के महीने निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन महीनों के लिए काले कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि राज्य में वकीलों के लिए पारंपरिक ड्रेस कोड में ढील देने पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे बढ़ती गर्मी के दौरान कठिनाइयों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि काले कोट और गाउन का ब्रिटिश मूल का ड्रेस कोड देश के विभिन्न जलवायु संबंधी विचारों को ध्यान में रखने में विफल रहा है। वर्दी के काले रंग द्वारा गर्मी का निरंतर अवशोषण बहुत चिड़चिड़ापन, दबाव का कारण बनता है और वकीलों के सक्रिय कार्य प्रोफाइल के लिए प्रतिकूल है। याचिका में कहा गया है कि यह देश भर में वकीलों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के अधिकार का उल्लंघन है। यह भी बताया गया कि जो वकील पहले से ही अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित हैं, उन्हें स्वस्थ वकीलों के साथ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि काली ड्रेस कोड उन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि वकीलों को आरामदायक कपड़े पहनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। याचिका में कहा गया, इसके अलावा यह आवश्यकता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। वकीलों को आरामदायक कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खासकर जब उनकी पोशाक उनके स्वास्थ्य और कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करती है। गर्मियों में उन्हें काले कोट पहनने के लिए मजबूर करना इस स्वतंत्रता को सीमित करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ पुलिस की टीम उन्हें लेने के लिए रवाना हो गई है। मेरठ सिटी विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ एक पुराने मामले में 100 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके आदेश पर बाराबंकी पुलिस ने जैतपुर थाना क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 1995 में रफीक अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ एक मामले में केस दर्ज हुआ था। अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट लगातार अंसारी के खिलाफ वारंट जारी करता रहा। जब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया तो उस पर स्टे और एफआईआर रद्द करने के लिए सपा विधायक हाई कोर्ट चले गए। सपा विधायक को राहत देने की बजाय एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने विधानसभा के प्रमुख सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह को रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि रफीक अंसारी विधानसभा की कार्रवाई में कैसे हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी मेरठ जोन को इस मामले में गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए मेरठ की अदालत से आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत विचार अधिनियम आपराधिक मुकदमे में रफीक अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुए थे। साल 1995 में रफीक अंसारी समेत 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
मुकदमे के तथ्यों के अनुसार 35 से 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सितंबर 1995 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद 22 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके बाद याची के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित अदालत ने अगस्त 1997 में संज्ञान लिया। रफीक अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए 12 दिसंबर 1997 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वो रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही जारी किए गए गैर जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। यदि वो अभी तक तामील नहीं हुआ है तो अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा। अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। नाइनटीन 1995 में एक 436, 427, 147 आईपीसी में थाना नौचंदी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ मीट की दुकानों पे आगजनी हो गई थी और उन मीट की दुकानों में एफआईआर हुई थी। एफआईआर में रफीक अंसारी नेम्ड नहीं थे। बाद में दौरान इन्वेस्टिगेशन इनका नाम आया था। उसके बाद उसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। चार्जशीट लगाने के बाद रफीक अंसारी जी की ना तो चार्जशीट में इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ना इनके साइन हुए थे उसमें। कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रही, वो पेंडिंग पड़ा रहा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट बन गई। जो एमएलए थे उनके केस उस कोर्ट में चले गए, तो उस कोर्ट में ये वाला मुकदमा भी चला गया। वहां से फिर हमने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल मूव करी थी। एंटीसिपेटरी बेल में हमारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई थी। उसके बाद एक 482 फाइल की, क्योंकि कुछ एक्यूज का एक्विटल हो गया था इस केस में। और उधर राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे किसी पार्टी या उम्मीदवार के भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं माने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद पहुंचाई जा सकने वाली राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए जारी किए जाने वाले घोषणा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण नहीं मानी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सामान्य सोच के आधार पर मुश्किल से विश्वास करने योग्य है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता ने विजयी उम्मीदवार BZ जमीर अहमद खान के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में उस नीति की घोषणा जिसे वो लाने का इरादा रखते हैं को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के प्रयोजन के लिए भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। याचिका में कहा कि कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद देने का वादा किया था, जो कि भ्रष्ट चुनावी आचरण के समान है। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन, पोजीशन या पोस्ट के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पोस्ट न्यायिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि कथित आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना संज्ञान लेना कानून में टिकाऊ नहीं है। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन, पोजीशन या पोस्ट के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई पोस्ट न्यायिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने DGM सेल मेसर्स RMD गुआ और माइस के खिलाफ समन जारी करके अवैधता की है, खासकर तब जब ऐसा पद निर्विवाद रूप से अस्तित्व में ही नहीं है। इस प्रकार कथित आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना संज्ञान लेना निश्चित रूप से कानून में टिकाऊ नहीं है। यह याचिका अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट से उत्पन्न हुई, जिसमें DGM
सेल मेसर्स आरएमडी गुआ और इसके साथ ही माइंस मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुख्य आरोपी हैं। अभियोजन रिपोर्ट में डीजीएम सेल मेसर्स आरएमडी गुआ और माइंस को मुख्य आरोपी बताते हुए उक्त अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया और समन जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गुआ और माइंस में 14 उप महाप्रबंधक डीजीएम तैनात हैं और मेसर्स आरएमडी गुआ और माइंस नाम की कोई कानूनी इकाई नहीं है। रॉ मटेरियल डिवीजन के विघटन के बाद गुआ और माइंस अब बोकारो स्टील प्लांट सेल के प्रशासनिक नियंत्रण में है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया कि संज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विशेष गलत कार्य को निर्दिष्ट किए बिना अस्पष्ट आरोप पर आधारित था। वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि संज्ञान किसी व्यक्ति के बजाय एक पद के खिलाफ लिया गया था, इसलिए यह कानूनी रूप से अस्थिर है। इसके विपरीत राज्य ने प्रस्तुत किया कि मोटर वाहन निरीक्षक प्रासंगिक समय पर उस पद धारक का नाम निर्धारित नहीं करा सका जो अपराधी डंपर के नियंत्रण में था, इसलिए निरीक्षक जिम्मेदार विशिष्ट डीजीएम एमएम की पहचान नहीं कर सका। न्यायालय ने देखा कि चूंकि कोई पद न्यायिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए पोजीशन या पोस्ट के खिलाफ समन जारी नहीं किया जा सकता है। तदनुसार न्यायालय ने कहा, ऐसी परिस्थिति में यह न्यायालय इस विचार पर है कि डीजीएम सेल मेसर्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है। पारित आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया और आपराधिक विधिक याचिका को अनुमति दी गई। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि मौत से पहले के बयान की कानूनी अहमियत क्या कुछ होती है। क्या डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड कंसीडर करने के लिए कोरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत होती है? पहले समझते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। नाम से ही समझ में आता है वो डिक्लेरेशन जो इंसान अपने मरने से पहले देता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस बुयान ने इस केस में ये क्लैरिफाई किया कि डाइंग डिक्लेरेशन को वैलिड कंसीडर करने के लिए कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। बेंच ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब डाइंग डिक्लेरेशन ऑथेंटिक हो और कोर्ट का उस डिक्लेरेशन पर कॉन्फिडेंस हो तो उस डिक्लेरेशन को सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बगैर किसी वैलिडेशन के माना जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो वॉलंटरली दी गई है, कंसिस्टेंट है, क्रेडिबल है और बगैर किसी भी तरह के कोअर्जन के दी गई है। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.